नमस्कार मित्रों, कई रोचक किस्सों से भरी ये कहानी बताती है कि हम कोई काम बार बार क्यों करते हैं। आदतों को लेकर आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है जाते जाते जाएगी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वगैरह वगैरह। यूं ही नहीं बनी ये कहावतें। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। अपनी सारी आदतों को एक जगह जमा कर लें तो जो बनता है वही है हमारी जिंदगी। सुबह उठकर सबसे पहले आप फोन चेक करते हैं या बाथरूम में घुसते हैं? ऑफिस किस रूट से जाते हैं? लंच में क्या खाते हैं? शाम को घर लौटने के बाद क्या करते हैं? जॉगिंग या फिर ड्रिंक लेकर टीवी के सामने चिल? यह सब तय होता है आदतों से। हम रोजमर्रा के 40% काम फैसले लेकर नहीं बल्कि आदतों के जरिए करते हैं। बेशक आप आदतों की अहमियत समझ गए होंगे, पर इनके बारे में गहराई से जानने के लिए एक बेहतरीन किताब है। इसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस। इसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। वह जाने माने अमेरिकी बिजनेस रिपोर्टर हैं और पत्रकारिता के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पुलित्जर भी जीत चुके हैं। पावर ऑफ हैबिट के कंटेंट पर बात शुरू करने से पहले यह जानना दिलचस्प होगा कि इसे लिखने की प्रेरणा मिली कैसे। डुहिग बतौर रिपोर्टर इराक की राजधानी बगदाद में थे। वहां से करीब 90 मील दूर एक छोटे से शहर कुफा में होने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन चुनौती बन गए थे अमेरिकी सेना के लिए। किसी खुली जगह में इराकियों की एक छोटी भीड़ इकट्ठा होती जो अगले कई घंटों में बड़ी होती जाती। खाने पीने की चीजें बेचने वाले पहुंचने लगते, तमाशाई भी शामिल हो जाते इसमें। तभी कोई एक पत्थर या बोतल फेंकता और बस हालात बेकाबू हो उठते। कुफा में तैनात अमेरिकी सेना के एक मेजर ने भीड़ की आदत को बारीकी से परखा और फिर वहां के मेयर से एक अजीब सी गुजारिश की, आप शहर की खुली जगहों में खोमचे वालों को मत आने दें। इसके बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद मस्जिद अल-कुफा के पास एक छोटी भीड़ प्रदर्शन के लिए जमा हुई। दोपहर बाद भीड़ काफी बड़ी हो गई। शाम होते होते लोग भूख से परेशान हो उठे और उन कबाब बेचने वालों को खोजने लगे जिनसे पूरा प्लाजा भरा रहता था। लेकिन वे तो थे ही नहीं। पहले तमाशाइयों की भीड़ छंटी, फिर भूखे पेट प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी धीमी पड़ने लगी। रात के 8 बजते बजते वहां कोई नहीं था। यह किताब 3 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा इस पर केंद्रित है कि व्यक्तिगत जिंदगी में आदतें बनती कैसे हैं। दूसरा हिस्सा कंपनियों और संगठनों की उन आदतों को परखता है जिनकी वजह से वे कामयाब बने। तीसरा हिस्सा विभिन्न समाज की आदतों के बारे में है। पूरी किताब का मूल मंत्र है, आदतों को बदला जा सकता है अगर हम समझ लें कि वो काम कैसे करती हैं। इसे लिखने के लिए सैकड़ों स्टडीज, 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों और एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यू और दर्जनों कंपनियों में की गई विभिन्न रिसर्च का इस्तेमाल हुआ है। इनके रेफरेंस भी आपको किताब में मिल जाएंगे। पहला चैप्टर है आदतें काम कैसे करती हैं। इसे समझने में अमेरिकी वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली यूजीन पाउली नाम के एक शख्स से। उन्हें इंसेफ्लाइटिस हुआ और वायरस ने उनके दिमाग को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजतन उनके लिए कुछ भी याद रख पाना नामुमकिन हो गया, दिन तारीख से लेकर किसी का नाम तक। अलबत्ता उन्हें बचपन और जवानी के दिनों की बातें याद रह गईं। डॉक्टरों ने उनसे अपने घर का एक मोटा मोटा लेआउट बनाने को कहा जो दिखा सके कि किचन और बेडरूम कहाँ हैं, लेकिन वह नहीं बना सके। पर किसी सुबह वह बिस्तर से उठते, किचन में जाते, अपने लिए बेकन और अंडे बनाते, फिर बिस्तर में आकर रेडिया चलाते।
बिना किसी मदद के। उन्हें उनकी पत्नी रोज सुबह वॉक पर ले जाती, फिर वह अकेले वॉक करने लगे, तयशुदा रूट पर, बिना उन जगहों का नाम जाने जहां से वह गुजर रहे हैं। आखिर जो शख्स कुछ भी याद न रख पाता हो, वह खुद से किचन में नाश्ता कैसे बना सकता है या बिना रास्ता भूले मॉर्निंग वॉक कैसे कर सकता है? जवाब है आदत। हमारे दिमाग के बीचों बीच गहरे भीतर में टिश्यूज का एक लंप होता है, गोल्फ बॉल जितना बड़ा। इसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। एक तरह से यह हमारी आदतों, हमारे रूटीन के लिए स्टोर रूम का काम करता है। खुशकिस्मती से वायरस के हमले से यूजीन के दिमाग का बेसल गैंग्लिया सुरक्षित बच गया था। आदत क्या है? लेखक ने इसे बेहतरीन ढंग से समझाया है। हम जो काम बतौर रूटीन करते हैं, दिमाग उनके टेम्पलेट बनाकर सेव कर लेता है ताकि उन्हें करने के लिए हमें ज्यादा सोचना विचारना न पड़े। आदतें 3 चरणों के एक चक्र में काम करती हैं, जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। पहला चरण है इशारा, यानी वह सिग्नल जो दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए बताए। दूसरे चरण में उस इशारे से एक रूटीन ट्रिगर होता है, जो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। फिर आता है उस रूटीन से मिलने वाला इनाम। इनाम के लालच में ही दिमाग इस हैबिट लूप को याद रखता है। इसे लेखक ने कई मिसालों के जरिए समझाया है। आपने कभी सोचा है कि मैकडोनाल्ड के सारे आउटलेट एक जैसे क्यों होते हैं? ताकि उन्हें देखते ही दिमाग को इशारा मिले और उसके बर्गर और फ्राइज के जायके के इनाम के लिए आप खाने का रूटीन पूरा करने से खुद को न रोक पाएं। एक बार आप हैबिट लूप को समझने में महारत हासिल कर लें तो इसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। आदतों को बदलने से लेकर नई आदतें बनाने तक में। मार्केटिंग और विज्ञापन में इसके इस्तेमाल की कई कहानियां अपनी किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताई हैं। ऐसी ही एक कहानी है पेप्सोडेंट की। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। उन दिनों मंजन बेच पाना टेढ़ी खीर थी। लोगों में आदत ही नहीं थी इसकी। कई मंजन बाजार में आए और फेल हुए। पेप्सोडेंट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की दुनिया के उस समय के बादशाह क्लॉड सी हॉपकिंस से संपर्क किया गया। हॉपकिंस को पहले यह नामुमकिन लगा, लेकिन फिर वह राजी हुए तगड़ी डील के बदले में। अब उन्हें तलाश थी एक इशारे की जो लोगों को रोज पेप्सोडेंट के इस्तेमाल के रूटीन के लिए प्रेरित कर सके। इनाम तो साफ था, चमकते दांत, खूबसूरत मुस्कान। उन्होंने दांतों के बारे में काफी पढ़ा। इसमें उन्हें पता चला कुदरती तौर पर दांतों पर बनने वाली परत का। यह परत बनती ही है चाहे जो मंजन किया जाए और चाहे जितनी बार किया जाए। लेकिन इस परत को उन्होंने रूटीन ट्रिगर करने के लिए इशारा बनाने का फैसला किया। विज्ञापनों में कहा जाने लगा, क्या आप अपने दांतों पर एक परत महसूस कर सकते हैं? यही परत दांतों को बदरंग बनाती है और फिर सड़न पैदा करती है। तीर निशाने पर लगा, टूथपेस्ट चल निकला। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा के लिए बाजार में टिका रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपको इसकी रोज तलब महसूस हो। इसके लिए पेप्सोडेंट ने इस्तेमाल किया झाग पैदा करने वाले केमिकल और मिंट के सनसनाते स्वाद का। झाग और मिंट की सनसनाहट मुंह के साफ होने की संतुष्टि पैदा करते हैं। आपको रोज सुबह इस संतुष्टि की तलब होती है और आप साल दर साल मंजन का इस्तेमाल करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हैबिट लूप की समझ सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के काम आती है। इसके जरिए आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं, नशे से छुटकारा पा सकते हैं और भी बहुत सी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए कि आप इनाम में सेहतमंद शरीर चाहते हैं। रूटीन होगा कसरत,
लेकिन यह रूटीन ट्रिगर कैसे हो? तो आप अपने भीतर पैदा कीजिए छोटी छोटी जीत की तलब। वाह, आज आधा किलोमीटर दौड़ लिया, कमाल है, 10 पुशअप्स कर लिए मैंने। फिर आपको अपने आप जीत की तलब होगी और आप जॉगिंग के लिए निकल पड़ेंगे। 1930 के दशक में शुरू हुई एल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को शराब की लत से छुटकारा दिलवा चुकी है। इसके संस्थापक बिल विल्सन ने लंबी जद्दोजहद के बाद शराब की लत से छुटकारा पाया था। एक बार छुटकारा मिला तो उन्होंने दूसरों की शराब छुड़वाने को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने एल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी। इस संस्था का विज्ञान, मेडिकल साइंस, थेरेपी वगैरह में कोई दखल नहीं था। उन्होंने एक सीधा सादा पर बेहद कामयाब फॉर्मूला इजाद किया। यहां भी एक तरह से हैबिट लूप का इस्तेमाल किया जाता है। शराबी को पीने की तलब अक्सर कुछ खास वजहों से होती है। वह हालात से भागना चाह रहा होता है, अपनी चिंताओं बेचैनियों से छुटकारा पाकर कुछ घड़ी का सुकून तलाश रहा होता है, किसी का साथ या अपने जज्बात के इजहार का मौका ढूंढ रहा होता है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस हैबिट लूप के रूटीन को बदल देता है। राहत की तलब होने पर शराब पीने की जगह मीटिंग में आइए रोज 90 दिन तक। वहां अपने जैसे लोगों से बातें कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, अपनी चिंताओं, परेशानियों, बेचैनियों को साझा कीजिए बिना यह परवाह किए कि कोई आपको जज करेगा। रूटीन बदलने की इस छोटी सी ट्रिक ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। इस साधारण से फॉर्मूले के जरिए तरह तरह की बुरी आदतें, एडिक्शन छुड़वाए जा रहे हैं। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए यह किताब आपको पढ़नी होगी। आपने कई ऐसे किस्से सुने या पढ़े होंगे कि फलान शख्स ने कैसे किसी संस्थान की काया पलट कर दी। आखिर वे कैसे उस संस्थान की पूरी कार्यशैली को बदल पाते हैं? चार्ल्स डुहिग ने इसे समझाया है एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका यानी एल्कोआ की मिसाल के माध्यम से। 1980 के दशक के आखिर के बरसों में इस बेहतरीन कंपनी का प्रदर्शन गड़बड़ाने लगा। चीजें ठीक करने के लिए कंपनी बतौर सीईओ लेकर आई पूर्व ब्यूरोक्रेट पॉल ओनील को उन्हें लाया गया था गिरते मुनाफे को संभालने के लिए। लेकिन उन्होंने पद संभालते ही अभियान छेड़ दिया कंपनी की हर यूनिट में सेफ्टी के इंतजाम दुरुस्त करने का, वर्कप्लेस पर किसी भी हादसे को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का। कोई छोटा हादसा भी हो जाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक के मैनेजरों से जवाब तलब शुरू हो जाता। कंपनी के कई निवेशक उन्हें लेफ्टिस्ट हिप्पी समझ बैठे और अपने शेयर बेच डाले। सोचा ऐसा शख्स से मुनाफे की उम्मीद बेमानी है। लेकिन 1 साल के अंदर चमत्कार हो गया। हादसे न के बराबर हो गए और साथ ही कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दरअसल आमूलचूल बदलाव की शुरुआत किसी एक बदलाव से होती है। डुहिग इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं, जिसे आप साध लीजिए और बाकी चीजें खुद सदती चली जाती हैं। पॉल ने जब सेफ्टी पर फोकस किया तो फैक्ट्रियों के कामकाज में नियमों का पालन सख्ती से होने लगा। मशीनों का मेंटेनेंस बेहतर हो गया। पिघली हुई धातु के छलकने जैसी घटनाएं रुक गईं। मजदूर से लेकर मैनेजर तक चौकस रहने लगे। व्यक्तिगत जिंदगी में भी यह फॉर्मूला कामयाब है। कई लोगों ने कसरत शुरू की तो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। मसलन उन्होंने स्मोकिंग कम कर दी, उनका खाना पीना सेहतमंद हो गया, अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ वह ज्यादा धैर्य से पेश आने लगे, काम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए, खर्च सोच समझ कर करने लगे। किताब के नाम के मुताबिक आदत की ताकत को बयान करने वाला एक बेजोड़ किस्सा है। इसमें
आपकी आदतों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। अमेरिकी रिटेल चेन टारगेट पता लगाना चाहती थी उसकी कौन सी महिला कस्टमर गर्भवती हैं ताकि उन्हें उनके आने वाले दिनों की जरूरत के मुताबिक विज्ञापन के ईमेल भेजे जा सकें और पक्का ग्राहक बनाया जा सके, क्योंकि ये महिलाएं अगले कई बरसों तक जमकर खरीदारी करेंगी। टारगेट में बेबी शावर रजिस्ट्री थी, लेकिन उसमें कम ही महिलाएं अपना नाम दर्ज करती। टारगेट के डेटा एनालिस्ट ने बेबी शावर रजिस्ट्री से महिलाओं के नाम उठाए और उनके पूरे शॉपिंग पैटर्न का एक नक्शा तैयार कर लिया। फिर इस पैटर्न से उन्होंने अपनी सभी महिला ग्राहकों की शॉपिंग को मैच कराया। जिनका मैच हुआ मतलब वे गर्भवती थीं। ये पूर्वानुमान कितने सटीक थे, इसे समझने के लिए यह उदाहरण काफी होगा। कंपनी के एक स्टोर में एक सज्जन पहुंचे। वह भड़के हुए थे। ईमेल से भेजे गए उस विज्ञापन का प्रिंट आउट लेकर आए थे जो उनकी बेटी को भेजा गया था। वह मैनेजर से कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाई स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को बेबी क्लॉथ और पालना खरीदने के लिए कूपन भेजने की? तुम उसे प्रेग्नेंट होने के लिए उकसा रहे हो। मैनेजर ने माफी मांगकर उन्हें विदा किया। मैनेजर को लगा कि बड़ी गलती हुई है, तो उसने एक बार और माफी मांगने के लिए कुछ दिन बाद उन्हें फोन किया। इस बार सज्जन झेंपे हुए थे। उन्होंने कहा, मेरे घर में कुछ ऐसा चल रहा था जो मुझे पता नहीं था। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। हमें अपनी बहुत सी आदतों के बारे में खुद पता नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग के खिलाड़ी उसे जानते हैं। मसलन आपने शायद ही इस पर गौर करने की जरूरत समझी हो कि स्टोर में घुसने के बाद हम पहले बाएं मुड़ते हैं या दाहिने, लेकिन हजारों घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग बताती है कि लगभग सभी ग्राहक दाहिनी ओर मुड़ते हैं। इसीलिए रिटेलर ज्यादा मुनाफे वाले आइटम दाहिनी ओर लगाकर रखते हैं।